नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ढिंगिया और आप देख रहे हैं जेएसआर न्यूज़। आइए देखते हैं क्या कहती है पाकिस्तान मीडिया से की खबर से, जिसने ईद से पहले कई खानदानों के घरों में सफ़े मातम बिछा दी। मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत जिसमें आपको मालूम ही ना हो, अंदाज़ा भी ना हो, आप अपने प्यारों से मिलने जा रहे हो या आ रहे हो और अचानक मंजर बदल जाए, तमाम ख्वाहिशात दम तोड़ दें, उम्मीदें टूट जाएं और आप चंद लम्हों में, आपको ये यकीन हो जाए चंद लम्हों में कि अब आप अपने प्यारों से नहीं बल्कि मौत से मिलने वाले हैं। वो कैफियत नाकाबिले बयां है, कोई नहीं बयान कर सकता। आज कराची में एयरपोर्ट के करीब जिना गार्डन में PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें अब तक 40 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर मौजूद थे। कप्तान ने कंट्रोल टावर को तैयारे के लैंडिंग गियर में ख़राबी की इतला भी दी और कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान तैयारा रडार से गायब हो गया। तैयारा गिरने से 4 घर भी तबाह हुए और पायलट सजाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म थे, जबकि क्रू मेंबर्स में फ़रीद अहमद चौधरी, अब्दुल क़यूम अशरफ, अस्मा शहज़ादी, मदीहा इरम और आमना इरफान और मलिक इरफान अमले में शामिल थे। वज़ीर आला सिंध ने हादसे में मुतासरा लोगों की फौरी मदद करने की हिदायत भी की और तमाम हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PIA का जो तैयारा गिरने पर इजहार अफसोस करते हुए हादसे की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने PIA तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया और उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी ने भी कराची में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया और वज़ीर आज़म ने इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत करते हुए तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। इस खौफनाक हादसे में 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर, यकीनी तौर पर मौजज़ाना तौर पर बच गए। इसी को मौजज़ा कहते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत नाज़रीन मौत है। मौत आने से पहले ना कोई पैगाम देती है और ना ही कोई इशारा देती है। मौत कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी हालत में आ सकती है और आ जाती है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सारी बात होती है सूरत हाल और कैफियत की। अब ज़रा सोचिए कि तैयारा हादसे का शिकार होने से पहले, जब ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ, उससे पहले वो तमाम लोग कितने मुतमईन होंगे, कितने मंसूबे होंगे उनके जहनों में। कोई अपने घर आ रहा होगा, कोई कारोबार की गरज से आ रहा होगा, किसी को रोज़गार की तलाश होगी, कोई ईद मनाने आ रहा होगा अपने प्यारों के साथ। लेकिन अचानक उन सबको ये मालूम हुआ कि उनका ये सफ़र आखिरी सफ़र है। वो कैफियत यकीनन बग़ैर किसी शक व शुबे के बहुत अजीब होगी। वो सूरत हाल बग़ैर किसी शक व शुबे के बहुत गंभीर होगी। लोग एक दूसरे की जानिब देखते हुए ही, आँखों से ही अलविदा कह रहे होंगे। मौत से चंद लम्हात की दूरी पर कितने अफराद ये दुआएं कर रहे होंगे कि उनके बाद अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत करे। कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा वक्त और मिल जाता तो कुछ ख्वाब पूरे कर लेते, अपने बच्चों के या फिर अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर लेते। लेकिन मौत मोहलत नहीं देती, मौत किसी को मोहलत नहीं देती। अल्लाह इस हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की मगफरत करे, उनके ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए और हिम्मत दे। अब जो मैंने ये मंजर कशी करने की कोशिश की, ये उस मौत की मंजर कशी थी जो हादसाती मौत थी, हादसाती मौत जिसका किसी को इल्म ना था, जो नागहानी मौत थी। लेकिन ये मौत आने से पहले भी जितने लोग एक दूसरे के साथ थे वो कितना खौफ का शिकार होंगे, क्या क्या कुछ सोच रहे होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। अल्लाह से मोहलत भी मांग रहे होंगे, किसी मौजज़े की दुआ कर रहे होंगे। लेकिन दुनिया के इसी खित्ते पर बसने वाली एक कौम वो भी है जिसको मालूम होता है कि उसे मारा जाएगा, उसको दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा, उस पर जुल्म किया जाएगा, उस कौम के बच्चों को अंधा किया जाएगा, नौजवानों को माजूर किया जाएगा, माजूर किया जाएगा नौजवानों को। इसी दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ बुजुर्ग ये जानते हैं कि उनको आए रोज़ अपने जवान बच्चों की लाशें उठाना है, मामूल की बात है, उनके लिए मामूल की बात है। इस सरजमीन को जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो मकबूजा कश्मीर जिसको भारत अपना अटूट अंग तो बड़े फ़ख्र से कहता है, लेकिन उसके अंग अंग में
उसके अंग अंग में से असरा है। वो मकबूजा कश्मीर जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू को मामूलाते जिंदगी समझा जाता है, रूटीन की बात है उनके लिए। वो मकबूजा कश्मीर जहां ना माओं की इज्जतें महफूज हैं, ना बहनों के सुहाग। वो मकबूजा कश्मीर जहां बूढ़े बाप का नौजवान सहारा उसकी आंखों के सामने छीन लिया जाता है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जिंदगी की कीमत इंतहाई सस्ती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां एक मजलूम कौम बसती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जुल्म का राज है। वो मकबूजा कश्मीर जो इंसानियत की राख है। वो मकबूजा कश्मीर जहां हैवानियत के चर्चे हैं। वो मकबूजा कश्मीर जहां भेड़िए वर्दियों में फिरते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। वो मकबूजा कश्मीर जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसानियत के साथ क्या होता है, और उसके बाद भी भारत इनकारी रहा। लेकिन आज उसी मकबूजा कश्मीर का अक्स भारत में भी दिखाई दे रहा है। खुद भारत के साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेसी रहनुमा चिदम्बरम ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से हुकूमत और अदालत दोनों पर तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक पाने में नाकामी पर भारतीय अदालतों के रवैये पर सवालात उठा दिए। हालांकि आम तौर पर भारतीय रहनुमा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने से भी गुरेज करते हैं, आपको पता है बात। उन्होंने अपने एक ट्वीट में अदालतों पर नुक्ताचीनी करते हुए लिखा कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह से अदालतें भी शहरियों के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आइनी फ़राइज़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। कम से कम अब भारत के दीगर हिस्सों के लोग इन अफराद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की शिद्दत को तो समझ सकेंगे, जिन्हें हिरासत में रखा गया और जो अब भी ज़ेर हिरासत हैं। OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल का कानून मुस्तरद कर दिया और OIC की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि तंजीम के इंसानी हकूक़ के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया और मुतालिबा किया कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंसानी हकूक़ कमीशन ने भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून कर रहा है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत इंसानियत से लड़ रहा है, और ये जंग आखिर कब तक जारी रहेगी और क्यों कर रहा है भारत ये सब कुछ? अब तो ये जंग खुद भारत के अंदर भी आ गई। भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि उनसे उनकी शनाख्त ही छीनी जा रही है। क्या ये मोदी का शाइनिंग इंडिया है? इसी पर बात करने के लिए मैंने मेहमानों को दावत दी है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ मलिहा हाशमी हमें ज्वाइन करेंगी, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखती हैं मलिहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भारत से मेरे साथ मौजूद होंगे भारतीय सहाफ़ी कमर आगा साहब और रोहित शर्मा साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं रोहित शर्मा आपसे करना चाहूँगी। मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को रोहित जीने का हक कब देंगे? पिताजी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक सैड स्टोरी में से, एक सैड न्यूज में से एक लीड आउट जो दिया, बड़ा इमोशनल लीड आउट, वो ऐसा ही कुछ मेन कैंप में एडोल्फ हिटलर बोलते हैं कि अगर किसी मार्मिक चीज को, किसी इमोशनल चीज को आप थोड़ा एग्रेसिव होके बोलें तो आप लोगों को कमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये बोला कि लॉकडाउन वहां पे कश्मीर में बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। आपको बता दूं कि वहां 1,500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अगर लॉकडाउन 1.5 साल से चल रहा है तो वो केसेस कहाँ से है? इतने सारे लोग वहां जा रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, तभी तो लॉकडाउन में लोगों को कोरोना हो रहा है। ये एक बहुत लॉजिकल सी बात है। अब कोरोना हुआ, वहां पे लोगों को दोबारा लॉकडाउन किया गया, उससे पहले खुल गया था ना, तभी तो लोग वहां गए थे, या वहां के लोग यहां आए थे, तभी तो कोरोना उनको हुआ। अदरवाइज कोरोना कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, वहां से इटली गया, इटली से इंडिया आया। दूसरी चीज डोमिसाइल कानून। जहां तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया में जो इंडिया के जो एरियाज हैं, इंडिया वहां पे अपना डोमिसाइल लगाता है और लगा सकता है, पूरा राइट है उसको। कश्मीर में जो डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन से कानूनों के तहत बनेगा, ये चीज पाकिस्तान तो शायद ना समझाए हमें, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को कभी नहीं बोला इस्लामिक कंट्री आप बने थे, कभी आपको बोला था? आप तो सेक्युलर थे, आप भी तो भूल गए अपने कायदे आजम साहब की वो तकरीर को
जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में क्या कानून होगा या पाकिस्तान हमें ना बताए। इंडिया का डोमिसाइल कानून चल रहा है, वो लॉ बन रहा है, और सारे कश्मीरीज को पूरी की पूरी आजादी है इंडिया में। इस समय 10,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे जो कि अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे थे कश्मीरीज, उनको बुलाया गया, उनको वापस कश्मीर भेजा गया अभी कोरोना के बाद। और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी वापस आए। ये तो रिकॉर्ड्स पे है, इसको तो आप मानेंगे। तो कौन से लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा माँ बहनों की इज्जत की बात आप कर रही हैं जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। कौन सा? अच्छा जी रोहित, आपका मैंने जवाब सुना। मैं किसी मेहमान को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं तमाम मेहमानों का जवाब इसी तरह सुनूंगी ताकि नाजरीन सबका जवाब सुन सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, रोहित की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कौन सा लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, आप ज़रा समझाएं। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके आर्मी के ट्रुप्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। ये उन्होंने कोरोना फैलाया है। वो बेचारे तो आपने उनको तो कैद में रखा हुआ है, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना कहीं वो बैठ सकते हैं। आपने उनकी जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया, उनके बागात ख़त्म कर काट दिए, आपने उनके तमाम कारोबार तबाह कर दिया, जवान बच्चों को पकड़ के आपने आगरा की जेल में ले जाके बंद कर दिया। आपने उनको क्या लॉकडाउन तो आप उनके लिए, आपके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है। आई थिंक ये बड़ी लॉजिकल सी बात की आपने कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और जो जुल्म सितम आपने ढाए हैं दुनिया को सबको मालूम है। सेकंड बात आप जो दूसरी कर रहे थे वो भी आप देखें कि ये डोमिसाइल की बात है। कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, इट इज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन इसके पास हैं। फिर उसके बाद शिमला की आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा दो तरफा बायलैटरल इशू है, उसमें भी ये इशू है। तो आपने कैसे वहाँ जाके अपना कानून लागू कर दिया है, वहाँ का झंडा उतार दिया, आपने वहाँ के कश्मीरियों को अलहदा कर दिया, ज़बरदस्ती गासिब कर लिया। आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? आप कहते हैं आपकी बड़ी ये सेकुलर तो नहीं है, अभी तो आपने हिंदू स्टेट बना दिया इसको। कायद आज़म ने इस्लामिक स्टेट बनाई थी, तभी दो कौमी नस्रिया था, और उसके बाद यहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये इंटेंशनली इशू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमें सबको समझना चाहिए। जो इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियर बात की है कि इस वक्त तमाम लड़ाइयाँ बंद कर दें, तस्वीरें बंद कर दें, कोरोना के खिलाफ लड़ें। आपने कोरोना भी मुसलमानों को निकाले कि इन्होंने मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। फॉर गॉड सेक, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कुछ ये सोच समझ के बात करें। इसके बाद मुसलमानों ने कैसे फैलाया है इतनी मुसलमानों से नफरत? ठीक है, कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया। मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज। इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे आज़ादी के बाद। जब इंडिया में पैसा आया मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में, वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं?
कौन एहतजाज कर रहा है किन चीजों पे? यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे, मैं क्या बोल रहा हूं? कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमर आगा साहब, कमर आगा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक मिनट फैजा, एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, राइट भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलिहा, कमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये किस भारत की बात करें जिस भारत को मैं जानती हूँ, जिसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे तो सब कुछ नहीं होता। ये किस खित्ते में भारत, जरा मुझे बता दें आप। जी बहुत शुक्रिया फिजा। कमर साहब की मजबूरी है दरअसल ये बातें करना, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना फैशिस्ट। सर मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मैं तो आपसे एम्पैथाइज करती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ आपका दर्द, आपकी जो एक इनसिक्योरिटी है कि अगर आप इस तरह की बातें ना करें तो वो मोदी जो कि माइनॉरिटीज को, जो कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, उनको भी नहीं रहने देते पीसफुली, जो कि दलित, ऐसे हिंदू जो ब्राह्मण नहीं है वो तो उनको नहीं जीने देते, तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है कि वो सच बोल के वहां पे रह सकें। तो बात यह है फिजा कि जो भारत में हम हालात देख रहे हैं इस वक्त, मोदी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें समझ आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1.25 साल में माशाल्लाह जितना इंप्रूव किया है अपना ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल इमेज, यानी आप अंदाजा कीजिए कि क्या दौर होता था कि इंडिया ने अपना एक बड़ा सेक्युलर और बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का और बड़ा मजे का एक इमेज बनाया होता था कि जी हमारी माइनॉरिटीज तो बहुत खुश हैं। और जब से इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके कश्मीर में ज्यादती की, उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, दिन दिहाड़े निहत्ती औरतों को जिस तरह से गोलियां मार मार के इन्होंने नौजवान गायब किए, जो कुछ भी किया उसको न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, TRT वर्ल्ड, यू नेम इट। और उसके बाद जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के नैरेटिव को रीइंफोर्स किया, और अभी जो ताज़ा तरीन मोदी साहब को चोट पहुंची है वो ये है कि एक तरफ US स्टेट डिपार्टमेंट मोदी को अनफॉलो कर देता है ट्विटर पर, जबकि दूसरी तरफ आपने हाल ही में देखा कि जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ट्विटर पर कि पाकिस्तान किस तरह से कोविड क्राइसिस में अमेरिका की हेल्प कर रहा है। सो वो जो भारत का एक बहुत मेहनत से अरबों रुपए लगाकर जो एक फॉल्स नैरेटिव इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बनाया था ना, हालांकि पकड़े तो खुद जाते रहे, ये कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। बलूचिस्तान में इनका कुलभूषण यादव क्या करने आया था, या मैं ये कहूँ हुसैन मुबारक पटेल जो कि डबल, उसके बारे में भी अपनी कहानी सुनाते हैं ये मलिहा जी, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी कहानी बना रखी है कि कैसे आया था पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, कहानी इन्होंने इसलिए बना रखी, ये कहानी फिजा इनकी वर्क करती थी 1 साल पहले तक, जब तक इन्होंने कश्मीर में तबाही नहीं मचाई थी, और जब तक बाबरी मस्जिद पे अब आपने देखा कि एक फैसला हुआ उसको शहीद करने का, और उनको इस पर बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी होती है, माफी मांगते मुसलमानों से कि हमने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने उल्टा उस पर फख्र किया
जबकि पाकिस्तान ने क्या किया ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने यहाँ पर गुरुद्वारे खोले, चर्चेस खोले, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की जो इबादत गाहें हैं उनको रिस्पेक्ट दी, सालों से बंद इबादत गाहों को खोला, क्योंकि हमारा दीन हमें यही सिखाता है। तो कमर साहब, जान अल्लाह को देनी है, मोदी को नहीं देनी। और आप यकीन कीजिए, आज आप जो भी कहते हैं मोदी के डर से, मैं तो आपके जो सिख कम्युनिटी है भारत में उसको भी अर्ज करती हूँ कि खुशी होती है उन्हें देख करके जो वहां पर सच बोलते हैं। अभी सिखों की डिमांड है ना कमर साहब, आप तो मतलब मुझे पता है डर के मारे बोलते हैं। मलिया, आपका पॉइंट आ गया। रोहित, खालिस्तान मानते रोहित, वहां पे जो मुसलमान है वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जरा आप समझा दें। अगर इतनी खुश है माइनॉरिटी, तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये जो मैडम बोल रही थी, ये जानती नहीं शायद कि ये जवाब किसको दे रही थी, कमर आगा साहब को दे रही थी। अगर मैं कमर आगा साहब का 1/10 भी बन जाऊं ना, तो मैं अपने आप को जिंदगी में सक्सेसफुल समझूंगा। जितनी मेरी एज नहीं है ना, उतना उनका एक्सपीरियंस है। और जो हाइट्स उन्होंने टच की हैं इंडिया में जर्नलिज्म में, वो रेयरली कोई टच कर पाता है। जहां तक बात ये है कि इंडिया में उन्होंने बोला कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है और इंडिया को अमेरिका, वो माइक पॉम्पेओ का नाम लिया। ये प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भूल गई क्या कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया ने भेजी तो उन्होंने क्या बोला था, दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन। और कल ही एक रिपोर्ट आई अमेरिकन कांग्रेस की कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान अभी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। कल की रिपोर्ट है, अगर वो पढ़ लें मैडम तो अच्छा रहेगा। जहां तक बात उन साहब ने बोली कि इंडियन आर्मी ने फैलाया वहां पर कोरोना, क्या बोलते हैं उसे, कश्मीर में, तो ये बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कि इंडियन आर्मी से सारे कश्मीरी गले मिलते हैं? अगर गले मिलते होंगे, पत्थरबाजी नहीं हो रही है इंडियन आर्मी के साथ, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो दूर डिस्टेंस मेंटेन होता होगा। अगर गले मिल रहे हैं तभी तो कोरोना फैलेगा। वैसे भी फैलती है बाय द वे, मतलब पत्थर मारने का जो डिस्टेंस है 20-30 मीटर, इतनी दूर से फैल जाता है। आपको कहां से पता लगा? ये कहां से लाए आप इनपुट्स? आप भी कहीं से भी बोल देते हैं। इंडिया, पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से 10,000 से ज्यादा बच्चे गए हैं कश्मीर। आपने पढ़ी थी ये रिपोर्ट? और ईरान में पढ़ने वाले बच्चे, जो कश्मीरी बच्चे जिनको इंडिया ने पासपोर्ट दिया था, इंडियन पैसे पे गए हुए थे और मलेशिया में पढ़ रहे थे और वो इंडोनेशिया में पढ़ रहे थे। लड़ क्यों रहे हैं ये बताएं ना, कश्मीरी क्यों चाह रहे हैं कि उनको हक खुदरादियत दिया जाए? इतनी मोहब्बत है उनको आप लोगों से, क्या कह रहे हैं आप? और अगर इतना टूट आएंगे तो उनके अंग अंग में गोलियां कैसे चला लेते हैं आप लोग? देखिए, आप दो अलग अलग चीजें बोलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये आता है कि हम पैलेट गन यूज करते हैं। पैलेट गन यूज कर रहे हैं तो हम गोली नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो गोली क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि हम कश्मीरी को बचाना चाह रहे हैं। कोई आदमी सामने से पत्थर मार रहा है पाकिस्तान से 500 रुपए लेकर के, तो उसको रोकने का तरीका है ना। लेकिन क्योंकि हमारा सिटीजन है, इसलिए अगर भाई वो आपके साथ इतना खुश है और आपके साथ रहना चाहता है तो पत्थर क्यों मार रहे हैं? चले यहाँ पर आ जाते हैं, क्यों पत्थर उठाए उन बच्चों ने अपने हाथों में, क्यों? देखिए, ऐसे तो आपके बलूचिस्तान में भी ब्लास्ट होते हैं, आपके बलूचिस्तान में भी होता है, 10-15 लोग भड़क जाते हैं बलूचिस्तान में। हमारे बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं होता। हमारा बलूचिस्तान बहुत पीसफुल है। क्या? अरे मैडम, किसको बता रही हैं आप? बलूचिस्तान में आपके कितने आर्मी के ऑफिसर्स मरे? आपको बता रही हूँ, जिन्होंने कुलभूषण यादव भेजा था ना बलूचिस्तान में तबाही मचाने के लिए, आपको बता रही हूँ सर, आपको बता रही हूँ, जिन्होंने सोचा था कि वो बलूचिस्तान में टेररिज्म फैलाकर पाकिस्तान को भारत के साथ बराबर ठहरा सकेंगे, आप लोगों का प्लान चौपट हो गया। जिस वक्त कुलभूषण यादव खुद मान गया ना सब कुछ। यहीं से कंटिन्यू करूंगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस मेरे साथ मौजूद हैं, मलिया हाशमी, जबकि सरहद पार भारत से कमर आगा साहब और रोहित शर्मा। तमाम मेहमानों को दोबारा से वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर हारिस, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले पता नहीं किस बलूचिस्तान की बात कर रहे थे रोहित शर्मा, और कमर साहब ने पहले जिस इंडिया का नक्शा खींचा, यकीन जानिए मुझे नहीं समझ आ रही वो इंडिया कहाँ पर है जहाँ पे मुसलमानों के साथ इतना अच्छा सलूक किया जाता है, जैसा कि कमर साहब बता रहे थे, और वो बलूचिस्तान कहाँ पर है जहाँ पर जुल्म किया जाता है? मुझे तो उस बलूचिस्तान का नहीं पता, जरा आप समझाइए ब्रिगेडियर साहब। देखें, बेसिकली रोहित शर्मा को बताने की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर में आपने कब्ज़ा किया हुआ है, वो मकबूजा इलाका है। जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर आता है। सेकंड ये है कि आपके सामने मेजर गौरीवर के, मैं प्रोग्राम में था रिपब्लिक टीवी में,
वो मोबाइल उठा के कह रहे थे ये देखें मेरे पास मुफ्ती का भी नंबर है, मरी का भी नंबर है, फलां के नंबर है, स्टॉप कर दें ये छोड़ना। ये तो इसका मतलब आपने साफ जाहिर कर दिया ना, जो 1-2% की आप बात करते हैं हमारे बलोची भाई को जो गुमराह किया हुआ है, वो आप जैसे लोगों ने रॉने और NDA से मिल के वहाँ पर दहशत कर रहे हैं। गुलभूषण जाधव पकड़ा गया, उसने खुद कहा कि मुझे टास्क दिया गया था कि बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट की मदद की जाए। इवन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हैं स्पोक पर्सन एहसानुल एहसान ने कहा रॉ हमें फंडिंग भी करती है, टारगेट भी देती है, रिकॉनेसेंस भी करती है, पाकिस्तान में धमाके भी ये करवाते हैं। आप तो एक बहुत बड़े खुद दहशतगर्द मुल्क हैं और आप बात करते हैं कश्मीरियों की। वहाँ पर पाकिस्तान को अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हज़ारों बुरहान वानी पैदा हो गए हैं और वो आपकी फ़ौज की नालायकी की वजह से, आपकी RRS के गुंडों की मुश्किल की वजह से वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है कि वहाँ कश्मीरी नौजवान खड़े हो गए हैं। अगर आप समझते हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लॉकडाउन खोल देना, क्यों नहीं लॉकडाउन खोलते हैं? आपने क्यों वहाँ लोगों को पूरे 90 लाख लोगों को कैद में बंद रखा हुआ है? इसका मतलब है कि आपको डर है जिस दिन इनको खोलेंगे ये खड़े होंगे। ये आपकी फ़ौज जो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ कश्मीरी नौजवान बच्चों औरतों बूढ़ों को शहीद कर सकती है। ये उनसे डरते हैं, उनसे ये बेचारे डरते हैं हमारे नौजवानों से। इसलिए मैं आपको बताऊं कि इस फ़ौज को छोड़ दें। आपके सामने सोशल मीडिया पे किस तरह रोते हैं ये लोग कि हमारी फ़ौज के कमांडर जो हैं वो अनट्रेंड है, हमारा क्या ख्याल नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हमें खाने को कुछ नहीं देते हैं, ज़ख्मियों को छोड़ के कश्मीर में भाग जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त अगर चाहे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो वो कुछ कर सकता है कि इमीडिएटली वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम अमन चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 27 फरवरी को जब आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस वक्त हमने पैगाम दिया था, गुलभूषण जाधव को छोड़ दिया था कि जाएं आपको छोड़ दें, अमन का पैगाम दे रहे हैं। इसको कमज़ोरी मत समझें। वी आर बैटल हार्डन्ड आर्मी, वी नो व्हाट टू डू। अभिनंदन को और हमने तकरीबन कितने 30 साल में फौज ने लड़ाई की दहशतगर्दों को, सिंगल हैंडेडली हमने पूरे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी है। जबकि पूरी और उसमें भी इन्होंने अपनी कहानी चला दी कि जी क्यों छोड़ा। इसलिए इस चीज को छोड़ दें। कमर आगा साहब, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कमर आगा साहब मुझे सुन पा रहे हैं, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है छोटे छोटे बच्चों पर भी, खवातीन पर भी, जो औरत पे जुल्म करे, जो बच्चे पे तशद्दुद करे, वो तो बड़ा कमजोर होगा। ये क्या टाइम क्या हुआ हमदा? टाइम क्या हुआ? टाइम कमर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमर साहब शायद मुझे सुन नहीं पा रहे। रोहित आपकी तरफ आती हूँ। जो बच्चों पे जुल्म करे, औरतों पे जुल्म करे, ऐसे मर्दों के बारे में क्या कहेंगे आप जो आपके भारतीय फौजी? इनको चूड़ियां पहना दें इनकी फौज को। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी मेरा पॉइंट पिछला जो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया था, बीच में ब्रेक आ गया था। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दूंगा। बोला था कि इंडिया दहशतगर्द कंट्री है। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे मोहम्मद मजहर खान, असिस्टेंट वीजा ऑफिसर, जो कि बांग्लादेश में पोस्टेड थे। उनको बांग्लादेश ने अरेस्ट किया था 2015 में, जनवरी 2015 में। आपको नाम और डेट के साथ बता रहा हूं। ये इंडियन करेंसी, फेक इंडियन करेंसी का सिंडिकेट चला रहे थे बांग्लादेश में। फरीना अरशद, सेकंड सेक्रेटरी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बांग्लादेश, जिन्होंने खुद माना था कि मैं जमातुल मुजाहिदीन को के साथ सिंडिकेट में हूं, उनको पाकिस्तान ने खुद रिकॉल किया था इसी स्टेटमेंट के बाद। एक और आमिर जुबैर सिद्दीकी, वीजा काउंसलर पाकिस्तान हाई कमिश्नर श्रीलंका, जिनके ऊपर चार्जेस थे कि उन्होंने इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स पे और अमेरिकन कॉन्सुलेट चेन्नई पे अटैक की साजिश की थी। उनको पाकिस्तान ने खुद बुला लिया था, रिकॉल किया था इन्हीं चार्जेस के बाद। फिर उसके बाद एक और मोहम्मद अरशद चीमा, फर्स्ट सेक्रेटरी पाकिस्तान एम्बेसी नेपाल, जिनके पास 16 किलो RDX पकड़ा गया था। उनको अरेस्ट किया था 16 किलो RDX के साथ अप्रैल 2001 में, और इनके लिंक्स IC 814 हाईजैकिंग के साथ भी थे। अब ये 4 इंसिडेंसेस जो मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये पाकिस्तान के अपने डिप्लोमैट्स हैं। इसको तो नहीं झुटला सकते। उसके बाद आप बोल रहे हैं एक ऐसे आदमी का नाम आप गुलभूषण यादव को झुटला सकते हैं। एक मिनट, कुलभूषण यादव कहें या मुबारक पटेल कहें, मतलब वो दूध पीता बच्चा था, झुंझुना पकड़ता था हाथ में, कि आपने एक अलग कहानी बनाई कि कैसे पकड़ा गया। झुटला सकते हैं जो पकड़ा हुआ है। जी मलिहा, मैं आपकी तरफ पहले आती हूं, फिर ब्रिगेडियर साहब आपसे जवाब लूंगी इनकी बातों की। कहानी सुना रहे थे रोहित शर्मा जी। मलिहा जी, बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास इससे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है
इस तरह से तो बहुत से पाकिस्तानियों पर तरह तरह के इल्जामात लगते रहे, लेकिन अभी ये जो बात कर रहे हैं इनका सबूत कहाँ है? हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं कि कुलभूषण यादव जो कि हुसैन मुबारक पटेल के फेक पासपोर्ट के साथ सफर कर रहे थे और बलोचिस्तान में, स्पेसिफिकली वो बलोचिस्तान जिसको, चूंकि मैं भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इनके दिल की ख्वाहिश क्या है, जिसको ये खबर बना के पेश करने की कोशिश करते रहते हैं और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम होते हैं, क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस बलोचिस्तान में कि जिसमें इनका दिल चाहता है कि फसाद हो, खुदा न खास्ता, उसमें इन्होंने फसाद फैलाने की कोशिश की और इनका रॉ का एजेंट पकड़ा गया, जिसने माना कि मैं 40 से ज्यादा रॉ ऑफिसर्स को ट्रेन करके यहां पर ला चुका हूं गलत आइडेंटिटी के साथ, जिसको फिर पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। ये तो वो है कि जो इनका अपना स्पाई मान चुका है, ये इसको इनकार भी नहीं कर सकते। सवाल यहाँ पर ये है कि इस वक्त अब ये जो कोविड क्राइसिस चल रहा है, बदतरीन इंसानी क्राइसिस इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीमारी आ गई है, जिस कश्मीर पर पाकिस्तान बोल बोल कर बोलता था कि खुदा के लिए इनके हुकूक दो, इनसे कर्फ्यू हटाओ, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने कश्मीर की वादी पर होने वाले मुजालिम पर खामोशी इख्तियार की। इनको अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा। इनकी अपनी माइनॉरिटीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें भी इंसान समझो। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि 40% से ज्यादा बच्चे भारत में मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो सवाल ये है कि मोदी साहब अगर अपने बच्चों को भी न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, प्रॉपरली उनको फलने फूलने का मौका नहीं दे रहे, खुराक इनके यहाँ नहीं है, वॉशरूम्स तक की बेसिक फैसिलिटी आधी से ज्यादा इनकी आबादी के पास नहीं है, वो सड़कों पर, अल्लाह माफ करे, लोग मजबूर हैं आने के लिए, तो ये कौन से डेवलप्ड भारत की बात करते हैं? पाकिस्तान की फिक्र ये करना छोड़ें, पहले अपने बेसिक नेसेसिटीज पूरी करें लोगों की, उनको खाना पीना, उनको वॉशरूम्स, उनको तालीम, उनकी सेहत, ये चीजें पूरी करें। कमर आगा साहब हमें दोबारा ज्वाइन, ठीक है मलिहा आपका पॉइंट। आगा साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। कमर साहब दोबारा से वार्म वेलकम। कमर साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको मेरी आवाज़ नहीं आई थी, वही सवाल मैं दोहरा देती हूँ। सवाल मैंने आपसे पूछा था कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर आप लोग कहते हैं आपका अटूट अंग है, कश्मीर आपका हिस्सा बकौल आप लोगों के, कश्मीर बाकायदा एक मुतनाज़े इलाके, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग उससे मुकरते हैं या आप लोग जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कश्मीरियों पर, वहाँ की खवातीन पर, खासतौर पे बच्चों पर जो जुल्म करते हैं वो कितने कमज़ोर हैं? जाहिर बात है बच्चों पर जुल्म जो करेगा, जो औरतों पर जुल्म करेगा, तशद्दुद करेगा, वो तो कमज़ोर ही होगा, मजबूत तो नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि कश्मीर, ये सच है कि भारत का एक अधिकार है और ये आज से नहीं है हजारों साल से। पाकिस्तान का वजूद कुल ये आपका मानना है, भारत का मानना है। मेरा बात क्या फायदा लाने से, हमेशा से है पाकिस्तान बहुत कश्मीरी भारत के ये रह गए, मुस्लिम मेजॉरिटी, उनको डर था कि वो अगर पाकिस्तान जाएंगे तो कश्मीरियत, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर सब वहाँ पे बाकी कौमों के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ पे डोमिनेट कर लेंगे वहाँ पे, इस वजह से वो भारत के साथ रहे। और दूसरी बात ये कि नेहरू जी ने उनसे कहा था कि हम प्लेबिसाइट कराएंगे और प्लेबिसाइट होता, प्लेबिसाइट की शर्त ये थी। इसी बीच में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया और प्लेबिसाइट की शर्त ये है कि पाकिस्तान जो है अपने जिस एरिया पे जिसने कश्मीर पे कब्जा किया है वो वहाँ से विड्रॉ होगा, इंडियन फोर्स वहाँ पे जाएगी, इलेक्शन होगा, और लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। इसकी वजह ये कि आपका कब्जा जो पार्टी कश्मीर के ऊपर कर रहा है। कमर साहब, जो आपका अपना होता है उसके ऊपर कब्जा किया जाता है क्या? वो तो वैसे ही आपका अपना। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ फिजा, सके ना, आपको व्यूअर को भी पता चलना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, कमर साहब की आवाज भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। कमर जी ये बताइए कि नेहरू साहब हाथ जोड़ते हुए जब भागे थे यूनाइटेड नेशन में, कौन गया था वहाँ पर? जब हाथ जोड़ने का खुदा के लिए आप हमें बचाएं, कश्मीर जो है वो सारा इंडिया पाकिस्तान के पास जा रहा है, तो आपकी कौन वहाँ पर गया थे, मिन्नतें करते कि हम इसके प्लेबिसाइट कराएंगे, और आप माने थे या आप माने थे? इसलिए इस बात को छोड़ दें, मुझे लगता है आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, आपके
पीछे आरएस के गुंडे बंदूक लेके खड़े हैं और आप डरते हुए बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में इतनी करेज होनी चाहिए आप में कि आप हकीकत बताएं मुसलमानों वहाँ पर क्या हाल है, कैसे मुसलमानों को सड़कों पर मारा जाता है, कैसे मुसलमानों को सड़कों पर आप लाठियों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, बर्छियों से मारते हैं। आप भूल गए हैं सारी चीज़ें। अभी जो मुसलमान दिल्ली में मुसलमानों के साथ हुआ वो आप भूल गए हैं। और उसके बाद जो कश्मीर में औरतों बच्चों बूढ़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आता। वेयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्या वहाँ पर कितनी पटिशन पड़ी हुई हैं? सब के सब नरेंद्र मोदी के एक्सट्रीमिस्ट हिंदू के साथ सब मिले हुए हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उसकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच रही है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई है एक, उसके बाद ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चले रोहित, मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रेक के बाद, लेकिन प्लीज सच बोलिएगा रोहित, ऐसा खींचिएगा कि मैं पूछने पे मजबूर हूं कि कहाँ है ये भारत जिसकी आप बात करें। ब्रेक के बाद रोहित से जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। इस सेगमेंट में 6 से 7 मिनट होते हैं, तीसरा सेगमेंट है, वक्त की कमी होती है, तो मैं डायरेक्ट रोहित आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर हारिस साहब की कुछ गुफ्तगू थी, कुछ सवाल थे जिनका जवाब आप देना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था। जी जवाब दीजिएगा। मैं पहली चीज़, मैंने जो आपको 4 इंसिडेंसेस गिनवाए थे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के खिलाफ, उन सब पे अरेस्ट हुए थे, एक्शन हुआ था, पाकिस्तान ने खुद एक्शन लिया था, तो उसमें वो सिर्फ आरोप नहीं थे, उसमें कुछ रियलिटी थी, इसी वजह से एक्शन हुआ था। दूसरी चीज, ये ब्रिगेडियर साहब ने जो बोला कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत एट्रोसिटी होती है, उनको मार दिया जाता है, सड़कों पे मार दिया जाता है, और बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसा बोल चुके हैं। इंडिया डेमोक्रेसी है, बोल सकते हैं, दे हैव अ राइट टू स्पीक। इतनी एट्रोसिटी हो रही है तो कोई मुसलमान इंडिया के जाना क्यों नहीं चाहता? कितने मुस्लिम्स ने बोला हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या कितनों ने, एक मिनट जस्ट मिनट, आई एम नॉट फिनिश्ड, कितने मुस्लिम ने पाकिस्तान की नेशनैलिटी अप्लाई की? क्योंकि पाकिस्तान से मुसलमान इंडिया आ रहे हैं, इंडियन नेशनैलिटी ले रहे हैं। मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूं। इंडिया में एट्रोसिटी होती है, फिर भी पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया आना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है। और पाकिस्तान में कौन पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया आना चाहता है? अरे आपका क्या नाम है उसका? अदनान सामी चाइना के हैं। रोहित, जो जो इंडिया में चल रहा है ना, वो वक्त भी दूर नहीं है कि इंडियन पाकिस्तान आना चाहेंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्र होगा कि क्यों आपके मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि आप सेक्युलर इंडिया है। जी मलिहा, आपसे मैं जवाब चाहूंगी। जी मलिहा, कौन पाकिस्तानी जाना चाहते हैं इंडिया में? क्या किन की बात कर रहे हैं? इन्होंने बहुत बड़ा लतीफा सुना रहे हैं रोहित शर्मा साहब के पाकिस्तानी मुसलमान भारत जाना चाहते हैं। हम भारत सिर्फ अगर जाना भी चाहेंगे तो भारतीय मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटीज को बचा के लाने के लिए जाना चाहेंगे। देखिए रोहित साहब, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, खालिस्तान की डिमांड क्यों करते हैं सिख? मुसलमानों पे तो मैं बाद में आती हूँ कि मुसलमान कितने तंग हैं, जिस तरह से आप लोग उनको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, जो आप उनके बिलीफ्स की वजह से जलील किया जाता है। ब्राह्मण हिंदू जो कुछ करते हैं, या कश्मीर की डेमोग्राफी आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? वहां पे हिंदू राजा क्यों लाना चाहते हैं? मुसलमानों के अकीदे से आपको खौफ है ना। अब मसला ये है कि आप लोग सिखों को, आपके कितने ही सिख ऐसे हैं जो भारत छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए, और वो कहते हैं कि हम भारत वापस ही तब आएंगे जब खालिस्तान बनेगा। तो ये बात ना कीजिए कि माइनॉरिटीज तंग नहीं है। माइनॉरिटीज मोदी के इस फैशिस्ट रवैये की वजह से आज वो अमेरिका जो भारत के बहुत करीब होता था कभी, आज वो भारत को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये यूएस डिपार्टमेंट का मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो करना और पाकिस्तान की हुकूमत को अप्रिशिएट करना, स्टेट बिल्कुल ऐसा ही है, स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो का, ये बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है इस बात की कि भारत अब अपना एक मकाम जो था इसका वो लूज कर चुका है ग्लोबल लेवल पर। क्यों? क्योंकि भारत ने जब से मोदी का ये हिंदुत्व फैशिस्ट माइंडसेट अपनाया है, तब से आपके सेंसिबल भारतीय, बिल्कुल जिसको उसने शाइनिंग इंडिया का नाम दिया हुआ है, पागल पता नहीं किसे बना रहा है, भारतीय आवाम को, जनता को, या यूनिवर्सिटीज के वीसी भी इस बात पे भर्ती होते हैं कि ये कितना हिंदुत्व माइंडसेट को फॉलो करता है कि नहीं। ये आपके अपने राजदीप सरदेसाई ने लिखा था अपने आर्टिकल में। क्या बात कर रहे हैं रोहित शर्मा साहब? अरे मैडम, मैं तो आपसे अच्छा रोहित शर्मा मुझे बताइएगा, मलिहा की बातें तो आपने सुन ली। एक मिनट रोहित शर्मा, ये योगी आदित्यनाथ कौन है? जानते हैं इनको? इनके कारनामों से वाकिफ हैं आप? क्या क्या बातें वो कह जाते हैं? आप मुझे बताएं कि आप लोगों के, हाँ मिनिस्टर, मेरी बात सुने, जब मिनिस्टर लेवल के लोग
जो कि आते हैं, उनकी बात से लोग राय कायम कर सकते हैं, जिनके हाथ में माइक है। अर्नब गोस्वामी जो कि एंकर है, जब इस तरह के लोग वहां पे इस तरह इंतशार फैलाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप मुसलमानों के साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपकी नजर में माइनॉरिटीज आखिर क्या है, फिर आप कहते हैं हम सेकुलर हैं, आप कहते हैं वहां पर डेमोक्रेसी है। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है सेकुलरिज्म। ऐसा क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने? कोई गली मोहल्ले में खड़ा बच्चा कोई बात करते चले इग्नोर कर देंगे कि पता नहीं कौन है। योगी आदित्यनाथ एक मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी एक एंकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? चीफ मिनिस्टर होके कोई इंडिया से कोई आवाज नहीं उठती, कोई केस नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के बता रही हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। इंडिया में केस हुआ होता 50 केस होते हैं। कौन केस करेगा उसके ऊपर? हम पाकिस्तान में बैठकर नहीं, वो जिसने अर्नब की वीडियो बनाई थी कौन था? वो पाकिस्तानी था जो अर्नब का चेहरा दिखा रहा था, एक्सपोज कर रहा था। वो वीडियो आपने भी देखी होगी, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होगी, देख लें जाके। कौन सी वीडियो? चलिए हम डिस्कशन को छोड़ते हैं, मेरी बात सुने एक मिनट। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं लव जिहाद क्या होता है? अब कोरोना जो है वो मुसलमान फैला रहे, किस तरह की बातें करते हैं रोहित आपके लोग? ऐसे जमात से परेशान नहीं, बात तो करें ना। आपके स्टेटमेंट नहीं था कि जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं? आपके लोगों ने नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं बोला किसी ने। नहीं बोला गया था कि मस्जिद में किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई जमात वाले नहीं फैला रहे, वो सिर्फ क्या गलत है? कोरोना तो ये एक कोई बॉर्डर मजहब का नाम है, ये कोई मेरे ख्याल में अभी मजहब का नाम। रोहित शर्मा साहब, मैं आपको इस पे तसल्ली करती हूँ, किसी ने नहीं कहा कि जमात वाले फैला रहे हैं। हमारे जमाते इस्लामी वाले लोग हमारे लिए बहुत अजीज हैं, वो इबादत कर रहे थे। हमारे यहाँ सिर्फ एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप कम से कम इकट्ठे हों, इंशाल्लाह इबादत करने के लिए। जिस वक्त हज उम्रा हमारा दोबारा से आगाज होगा तो हम मिलकर फिर खूब मिलकर इज्तिमाई इबादतें करेंगे इंशाल्लाह। हमने ना कहा है कि हमारे जमात वाले फैला रहे हैं, और ना ही हम किसी के बारे में क्या कहते हैं, ना हम अपनों की तस्लीम करते हैं और बर्दाश्त करते हैं, ना हम किसी की करते हैं। आपकी अपनी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की गलत एब्रोगेशन हुई है, ये गैर कानूनी है। आपकी पार्लियामेंट ने सुना ही नहीं। हमें छोड़े, आप तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनते। अपने अखबार पढ़ लिया कीजिए या इंडिया के पढ़ लीजिए। कराची में पत्थरबाजी हुई थी जब नमाज पढ़ने जा रहे थे लोग और उनको पुलिस ने रोका था। आप मुझे बता रही हैं? मैं हर बार अखबार पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला। कोई भी मुझे रोहित शर्मा साहब, आपका सुप्रीम कोर्ट तो जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे हिंदू गुंडों से डरते हैं। किस भारत की बात करते हैं रोहित शर्मा? किस बलोचिस्तान की बात करते हैं? पता नहीं कौन सा कराची इन्होंने देख लिया किस अखबार में, जरा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब। मुझे ये बताएं कि आपके सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत है कि वो नरेंद्र मोदी के आरएस के खिलाफ कोई फैसला करें? बाबरी मस्जिद में आप लोगों ने भी क्या फैसला किया है? ये इंसाफ है आप लोगों का? बलोचिस्तान में आप लोग जाके खुद ब खुद कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो आपका जी देवाल क्या कहता है कि जी बलोचिस्तान में हम करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, हमें पता है कि कैसे मुल्क को कंट्रोल करना है, और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बलोची भाई हमारे बड़े मुहब्बे वतन है। 1-2% को आपके रॉ और आपका NDS मिल के वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और गुलबचन यादव की मिसाल है जिसने ओपनली कहा कि मुझे ये टास्क मिला था, और आपका बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास मुल्क पे पकड़ा हुआ है। कोई हमारा आपने पकड़ा है वहाँ पर किसी को? कभी हाफिज सईद की बात करते हैं, कभी आप अजहर मसूद की बात करते हैं। यहाँ की अदालतें इंडिपेंडेंट है, फिर भी उनको अरेस्ट किया हुआ है, ना कोई डोजियर देते हैं। आप जो पुलवामा का इंसिडेंट होता है, आप वहाँ पर कश्मीरी मारता है, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर मिस एडवेंचर करते हैं तो करके तो करें ना, कुछ करके तो दिखाएं। जहाज गिरते हैं तो कहते हैं जी वो पाकिस्तान ने नहीं गिराया, खुद गिर गया। इल्जाम भी लगा दिया मुसलमानों पे कि ये कोरोना भी मुसलमानों की साजिश है। जी रोहित शर्मा, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब की बातों का, मलिया की बातों का क्या जवाब है आपके पास? अरे ये दो अगर बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान बहुत पीसफुल है, तो ये पिछले 3 महीने में इतने आर्मी वाले क्यों मर रहे भैया? ये आप बनवा रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, वहाँ पर ये रॉ कर रही है और आपके लोग कर रहे हैं जाके। यही तो बताना चाहते हैं, यही तो पकड़े जाते हैं, यही तो पकड़े जाते हैं, यही तो मान जाए। यादव का क्या जवाब है आपके पास? रोहित शर्मा साहब, कुलभूषण यादव का क्या जवाब है? वो क्या करने आया था पाकिस्तान? उसकी जरूरत कैसे होगी वो पाकिस्तान आए? कोई जवाब नहीं। जवाब तो लीजिए मैडम। अरे जवाब है मेरे पास, सुनिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक मिनट बड़े साहब सुनिए बात। जैसे आप बोल रहे हैं रॉ वाले बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी तो बोल सकता हूँ कश्मीर में आप कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? हमें ये बताएं, आपके वहाँ पर बहुत बड़ी नर्सरी बन गई है, वो खुद करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कश्मीरी नौजवान मारेंगे, वो नर्सरी बन गई है।
वो जमानों ने अब बुरहान वाली हजारों की तादाद में पैदा हो गए क्या हैं। बातें आप कर इस रहे बात को समझें। चलिए जी, क्लोजिंग का वक्त आ गया, ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया। आप रात 2-10 बजे जिसको रिपीट में देख सकते हैं, यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल होगा। बोल न्यूज लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे नहीं चलेगा, आज की तारीख, आपको वहां लिंक अवेलेबल होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने वफा की।